3 साल की डॉर्थी खेलते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसके माता पिता उसके पास आए तब वो सांसें नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने आके कहा कि अब देर हो चुकी है, वो नहीं रही। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद डॉक्टर डॉर्थी का डेथ सर्टिफिकेट देने आया और परिवार वाले बात कर रहे थे कि डॉर्थी का अंतिम संस्कार कब और कैसे करना है कि तभी डॉर्थी के शरीर को जिस कमरे में रखा था उस कमरे से आवाज़ें आने लगीं। जब सब दौड़कर ऊपर गए तो डॉर्थी उस कमरे में आराम से खेल रही थी। डॉक्टर उसे चेक करते हैं पर उसके सिर पर लगी चोट का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माता पिता से कहा कि डॉर्थी शायद मर के वापस आई है, पर डॉक्टर नहीं जानता था कि वो कितना सही है। तो मैं हूँ व्योम, इस कहानी का सूत्रधार। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डॉर्थी ईडी का जन्म सन 1904 लंदन में हुआ था। उसके गिरकर सर पर चोट लगने से पहले वो आम बच्चों की तरह ही थी, पर सर पर चोट के बाद वो नींद में अजीब सी हरकतें करती, जिसे देखकर उसकी माँ डर जाती और उसे नींद से जगाती। तब डॉर्थी अजीब सपनों की बातें करती, जैसे कि वो ऊंचे ऊंचे पिलर्स के घर में रहती और ये घर कई सारे पेड़ों से घिरा था। डॉर्थी को इस जगह का सपना रोज आता और वो अपनी माँ से एक ही बात कहती कि उसे अपने घर जाना है, जिसके जवाब में माँ कहती कि यही तो तुम्हारा घर है, जिसे सुनकर डॉर्थी गुमसुम हो जाती। उसके बाद माँ ने पूछा कि अच्छा तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। डॉर्थी ने कहा कि उसे नहीं पता है, उसे बस घर जाना है। कुछ समय बाद डॉर्थी के बोलने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया था। ऐसा लगता कि वो कोई अजीब भाषा बोल रही हो, जिसे उसके माता पिता को समझने में काफ़ी मुश्किल होती। 1 साल बीत गया, यही सब बातें रोज़ होती। एक दिन डॉर्थी के माता पिता ने ब्रिटिश म्यूज़ियम देखने का प्लान बनाया। डॉर्थी भी उनके साथ ही थी। उसे म्यूज़ियम देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन डॉर्थी का रोना और चिढ़ना बिल्कुल बंद हो गया जब वो इजिप्ट के हिस्से में पहुंची। वहां पहुंचते ही वो एक अलग रूप में आ चुकी थी, जैसे कि वो इन सब को जानती हो। उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ा और दौड़कर इन्हें करीब से देखने लगी। तब उसकी नज़र एक स्टैचू पर पड़ी, जिसके पास जाकर वो उसके पैरों को चूमने लगी और वहां से गुजरते लोगों पर चिल्लाने लगी कि भगवान के सामने तुम जूते पहनकर कैसे आ सकते हो। कि तभी उसकी नज़र एक और इजिप्शियन मम्मी पर पड़ी, जिसे देखने के बाद वो उसे ही घूरती रही और किसी अलग भाषा में बोलने लगी। जब माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो डॉर्थी बोली कि ये लोग मेरे हैं, मैं इन्हें जानती हूँ। जिसके बाद उसके माता पिता डर गए और उसे म्यूज़ियम से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे, पर डॉर्थी तो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे वो डॉर्थी को घर ले जा पाए। उसके बाद से डॉर्थी को उसके माता पिता इस म्यूज़ियम में अक्सर लाया करते, क्योंकि वो यहाँ शांत रहती। उसके पिता ने देखा कि उसकी दिलचस्पी इजिप्ट की सभ्यता में है, तो उसके लिए इजिप्शियन भाषा की इंसाइक्लोपीडिया लाके दी, जिसमें लिखी इजिप्शियन भाषा को वो घंटों बैठकर पढ़ने की कोशिश करती। एक दिन माँ ने पूछा, क्या तुम ये भाषा जानती हो? 7 साल की डॉर्थी बोली, हाँ, मैं बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ समय बाद डॉर्थी को एक मैगजीन में इजिप्ट में मिले सेटी के मंदिर की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर डॉर्थी गुस्से में बोली कि यहाँ के इतने सारे खूबसूरत पेड़ कहाँ गए? ये जगह तो कितनी सुंदर थी। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तब वो खुश होकर बोलती है कि माँ, यही तो मेरा घर है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें करता है। ऐसे केस हर साल हजारों की संख्या में आते हैं, जिनमें से एक खास घटना है रीना गुप्ता की। जब रीना 2 साल की हुई तब वो अपनी माँ से बोली, मेरा पति बहुत बुरा इंसान था, उसने ही मुझे मारा था
और जब वो 3 साल की हुई तब वो अपने पिछले जन्म में रहे पिता का नाम बोली, सरदार किशन सिंह। और चौंकाने वाली बात यह है कि पास के गांव में इसी नाम के बूढ़े पति पत्नी रहते थे और उनकी 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की उसके पति ने हत्या कर दी थी। सरदार किशन सिंह तक ये बात पहुंची तो पति पत्नी रीना से मिलने पहुंचे। रीना उन दोनों को देखकर गले लगा लेती है और रोकर बोलने लगी कि आप दोनों कैसे हो। उसकी हत्या में सजा काट रहा पति अब जेल से रिहा हो चुका था और वो भी रीना से मिलने पहुंचा, पर रीना ने मिलने से मना कर दिया। रीना को जैसे तैसे एक फ़ोटो के लिए मना लिया और यही वो फ़ोटो है। मेरी पसंदीदा पूर्व जन्म की घटना है शांति देवी की, जिसे भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि खुद महात्मा गांधी भी इस कहानी से जुड़ गए थे। 1926 में शांति के जन्म के 4 साल बाद शांति ने अपनी माँ से कहा कि उसका घर तो मथुरा में है और उसका पति भी वहीं रहता है। लंबी कहानी शॉर्ट में कहूँ तो शांति देवी 6 साल की थीं तब उसने अपने टीचर से कहा कि उसके पति मथुरा में कपड़े के व्यापारी हैं और उनका नाम है केदारनाथ चौबे। और एक ऐसी बात जो लोगों को हैरान करती है कि उसने बताया कि उसकी मौत बच्चे को जन्म देने के 10वें दिन हुई थी, जिसके बाद वो केदारनाथ चौबे मिल गए। उन दोनों को मिलाया गया। शांति उसे देखते ही पहचान गई और कई सारी ऐसी बातें बताईं जो केवल एक पत्नी ही जान सकती थी। इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी तक पहुंची, जिन्होंने एक कमेटी बनाई ये जानने के लिए कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। अब आगे बढ़ाते हैं डॉर्थी की कहानी को। जनरली बच्चों को अपने पिछले जन्म के बारे में 2 से 4 साल की उम्र से बातें याद आती हैं और 6 से 8 साल के होने तक वो ये सब भूलने लगते हैं। पर डॉर्थी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उम्र के साथ उसकी यादें और साफ होने लगी। वो अपनी यादों को लोगों के साथ खुलकर शेयर किया करती। वो अपने स्कूल में, चर्च में और जहाँ भी वो जाती वो इजिप्ट की ही बातें किया करती, जिससे डॉर्थी के माता पिता से लोग शिकायत करने आते कि डॉर्थी जब अपने दोस्तों से अपने पुराने जन्म की बातें करती तो दूसरे बच्चे भी उससे प्रभावित होकर मंदगड़न बातें करते। डॉर्थी अपना अधिकतर समय ब्रिटिश म्यूजियम में बिताया करती। तब वहाँ के इंचार्ज सर E.A. वॉलिस की नज़र डॉर्थी पर पड़ी। उन्होंने उसे इजिप्शियन भाषा पढ़ना सिखाया, जिसे डॉर्थी ने काफ़ी जल्दी सीख लिया, जिसे देखकर खुद सर वॉलिस भी हैरान थे। अब डॉर्थी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो समझ चुकी थी कि वो पिछले जन्म में इजिप्ट में रहा करती थी और उम्र के साथ वो इन बातों को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। पर डॉर्थी जब 16 साल की थी तब एक रात उसे लिखने का दौरा पड़ा। इस घटना के बारे में डॉर्थी बताती है कि वो सो रही थी कि एकदम से उठ जाती है, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ उससे कहती कि मैं हो रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ वो तुम लिखो। सारी रात डॉर्थी इजिप्शियन भाषा में लिखती रही। अगली सुबह उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखा है और उसने ये सब कैसे लिखा। ये घटना कोई एक रात की नहीं थी, 1 साल में कई बार ऐसा हुआ। कुछ समय बाद उसके पास 80 पेज की एक बुक बन चुकी थी, जिसे वो अपने पिछले जन्म की कहानी बताती, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो पिछले जन्म में क्या थी। वो अपने पिछले जन्म में एक इजिप्शियन लड़की थी जिसका नाम था बेनेट्रिस्ट और वो एब्डोस शहर में रहती। वो एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता वहाँ की सेना में थे और उसकी माँ बाजार में फल बेचा करती। पर जब डॉर्थी 3 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई, जिस वजह से उसके पिता उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। तब उसके पिता ने उसे कौमल सुल्तान के मंदिर में सेवा करने के लिए दे दिया। अब वो मंदिर में सेवा करते हुए 15 साल की हो चुकी थी। कुछ समय से वो पैरोसेटी प्रथम की सेवा में लगी थी, पर कुछ ही समय में इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी।
और एक ही साल में वो फेरो सेटी प्रथम के बच्चे की माँ बन चुकी थी। पर फेरो सेटी प्रथम ने यह बच्चा उसका मानने से इनकार कर दिया। तब बेनेट्रिस्ट ने सबसे बड़े फेरो को सब कुछ बता दिया, पर उस फेरो ने उसे ये बात दबाने को कहा, क्योंकि ये बात बाहर आने पर फेरो सेटी की सिर्फ बदनामी होगी, लेकिन बेनेट्रिस्ट को मौत की सज़ा मिल सकती है, जिसलिए वो डर कर चुप हो गई। डॉर्थी को अपने पिछले जन्म की काफ़ी सारी बातें याद आ चुकी थी, पर जिसके बाद भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। 1931 में उसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया। उसे लंदन की एक मैगजीन में काम करने का मौका मिला, जहां उसे इजिप्ट की घटनाओं को कवर करना था, जिसे उसने हाथों हाथ लिया। वहीं पर काम करते हुए उसकी दोस्ती इजिप्ट के धनी इमान एब्डेल मैगुइट से हो गई और ये दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल गई और उन दोनों ने 1934 में शादी कर हमेशा के लिए इजिप्ट में ही बसने का सोचा। तो डॉर्थी अपनी लाइफ में पहली बार शायद अपने घर पर थी। डॉर्थी वहां नाव से उतरते ही रोने लगी और कहने लगी कि वो आज अपने घर पहुंच गई। यहाँ ये कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि अब उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी और साबित करना होगा कि वो सच में बेनेट्रिस्ट का पूर्व जन्म है। जब डॉर्थी शादी के बाद इजिप्ट में रहने आई तब वो काफ़ी खुश थी, पर उसकी शादी में तनाव था, क्योंकि डॉर्थी अपने पिछले जन्म की बातें वहाँ हर किसी से किया करती, जो उसके पति और उसके परिवार को पसंद नहीं था, जिसके नतीजे में उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। पर तलाक से पहले डॉर्थी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रखा सेटी, जो हम जानते हैं कि क्यों। पर तलाक के बाद भी डॉर्थी वहीं रहने लगी। उसे 1935 में इजिप्ट के डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटी में नौकरी मिल चुकी थी, जहां कुछ ही समय में उसने अपना नाम बना लिया था, क्योंकि डॉर्थी ने कुछ ही समय में प्राचीन इजिप्ट को लेकर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जिसे जानकार भी पढ़कर हैरान थे, और वो पिरामिड्स में लिखी इजिप्शियन भाषा को ट्रांसलेट करने लगी, और वो भी बड़ी आसानी से। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट और जानकार इसलिए हैरान थे क्योंकि डॉर्थी ने इसके लिए ना तो कोई पढ़ाई की थी और ना ही कोई ट्रेनिंग ली थी, तो फिर वो ये सब कैसे जानती थी। 1991 में डॉर्थी की नॉलेज को देखते हुए उसे एबडोस शहर में भेजा गया, जो सच में उसका घर था। वहाँ के लोगों ने पहले तो डॉर्थी को ज़्यादा कुछ नहीं माना, पर जब उसने प्राचीन इजिप्शियन भगवानों के बारे में बताना शुरू किया तो लोग उसे सुनते ही रह गए। वो हर जगह नंगे पैर ही जाती, क्योंकि अब लोग उसे पूजने लगे थे, जिस कारण वहाँ के कई अफसर उससे जलने लगे थे। सन 1958 में वहाँ एक नए अफसर की पोस्टिंग हुई, जिसे डॉर्थी की नॉलेज पर यकीन तो था, लेकिन वो किसी का पूर्व जन्म है ये उसे बकवास बात लगती। तो उसने डॉर्थी का टेस्ट लेने का सोचा। वो डॉर्थी को नए मिले सेटी के मंदिर ले जाता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था, और वो भी रात को। अफसर डॉर्थी को अलग अलग कमरों के नाम बताकर वहाँ ले जाने को कहता, और डॉर्थी हर बार उसे सही कमरे तक ले जाती, बिना किसी रोशनी और बिना किसी नक्शे के। उस अफसर ने डॉर्थी की 5 बार और परीक्षा ली और हर बार वो पास होती गई। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने डॉर्थी से पूछा कि आप अपने सपनों में जो मंदिर देखते हो वो तो मिल गया, पर जो उसके चारों तरफ बगीचा देखते हो वो क्यों नहीं मिला। डॉर्थी ने जवाब दिया कि आज भी मैं कहती हूँ कि उस दिशा में खुदाई करने पर वहाँ बगीचा मिलेगा, और वहाँ पुरातत्व विभाग ने अगले ही दिन से खुदाई शुरू की और कुछ ही दिनों में वो बगीचा मिल चुका था। डॉर्थी ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए कहा कि अगर ये सेटी के मंदिर से उत्तर की तरफ उस खास जगह पर खुदाई करेंगे तो वहाँ एक गुप्त सुरंग मिलेगी, और मानो या ना मानो वहाँ की खुदाई के बाद वहाँ सुरंग मिली। 1965 में वो 60 साल के ऊपर की हो चुकी थी जब उसे रिटायर कर दिया जाता।
पर सरकार और डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे स्पेशल परमिशन मिली कि वो कहीं भी जा सकती है। वो अब उनके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान बन चुकी थी, क्योंकि वो ऐसी बातें बता रही थी जो आधुनिक मशीनें भी नहीं बता पा रही थीं, और वो भी सही। पर ऐसा नहीं था कि डॉर्थी की सभी बातें सही थीं। काफ़ी बातें थीं जो गलत भी हुई थीं, पर कई बातें थीं जिन्हें तब गलत माना गया पर बाद में उन्हें सही माना गया। जिसमें हम सब तूतनखामन की कब्र के बारे में तो जानते हैं, जिसे सन 1922 में खोजा गया। 1972 में डॉर्थी ने यह दावा किया कि नेफरटीटी की कब्र जो आज तक नहीं मिली है, वो उसके सौतेले बेटे तूतनखामन की कब्र के नीचे है। जिसके बाद वहाँ काफ़ी खुदाई की गई पर कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन 2015 में तूतनखामन की कब्र की रेडार से एक पिक्चर बनाई गई, तो रेडार ने बताया कि तूतनखामन की कब्र के ठीक नीचे एक और चैम्बर है। डॉर्थी ईडी की मौत 1981 में हुई। उसे आज भी इजिप्ट में एक संत की तरह माना जाता है। डॉर्थी अपने आप में पूरा ज्ञान थी, जिसे समझना शायद कुछ के लिए मुश्किल होगा। कई जानकार उसके इस ज्ञान का श्रेय उसकी बचपन में लगी चोट को देते हैं, जो बात गलत भी नहीं है। जिसे सामान्य भाषा में कहूँ तो उसके दिमाग में कुछ तारें हिल गईं, जिसका नतीजा डॉर्थी का ज्ञान था। पर सर पर चोट तो रोज लाखों बच्चों को लगती है, पर कौन बन पाता है डॉर्थी जैसा। पर जैसा भी उसका जीवन था वो शानदार था। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।